मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोग भूमि बनता जा रहा है। सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी प्रयोग कर रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट में असर भी इसका दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। जो आने वाली लिस्ट होंगी उनमें भी बीजेपी सभी को चौंका सकती है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिल सकता है। 2024 तक बीजेपी कई प्रयोग कर सकती है। मध्य प्रदेश अब बीजेपी की प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जो दूसरी सूची जारी की गई उन सूची में जिन नामों को शामिल किया गया, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 में भी पार्टी बड़ा प्रयोग कर सकती है। तो मध्य प्रदेश को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और अपने सबसे मजबूत गढ़ से बीजेपी इस प्रयोगशाला की शुरुआत करती नजर आ रही है। तो आने वाली जो लिस्ट होंगी उन लिस्ट में भी ये प्रयोग और ज्यादा देखने को मिल सकता है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि शुरुआत क्योंकि मध्य प्रदेश से हो चुकी है। सबसे मजबूत गढ़ बीजेपी का मध्य प्रदेश को माना जाता है, लेकिन इस सबसे मजबूत गढ़ के बाद अन्य राज्य जहां चुनाव होने हैं वहां भी ये प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अभी एक सूची बीजेपी ने जारी की है, लेकिन जो अन्य सूचियां जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सूचियां आती जाएंगी, इन लिस्ट में भी बीजेपी के जो प्रयोग है उनकी कह सकते हैं झलक देखने को मिल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो दूसरी लिस्ट रही उसमें काफी असर इसका देखने को मिला है। तो देखिए 2024 तक बीजेपी कई प्रयोग कर सकती है और इन्हीं प्रयोगों को हम समझने की विस्तार से कोशिश भी करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों के पास में आऊंगी, इसे विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो देखिए अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रयोग कौन से किए हैं, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में केंद्र की भूमिका बेहद अहम देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बूथ लेवल पर बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। पन्ना प्रणाली में भी यहाँ तक कि बदलाव किया गया है। तीसरी बड़ी बात आपको बता दें, क्या प्रयोग है, सत्ता और संगठन में विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। चौथा जो प्रयोग है कि आईटी के जरिए संगठन के कामकाज में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही जो बड़े नेता हैं उन्हें सीधे अब मैदान में उतार दिया गया। जो केंद्र के नेता है वो भी अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही भावनात्मक मुद्दों और विकास को एक साथ अब पार्टी रखती नजर आ रही है। कई नेता जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए उन्हें भी पार्टी तरजीह दे रही है। साथ ही रूठे हुए को मनाने के लिए भी वरिष्ठों को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो कई प्रयोग किए जा रहे हैं। दूसरी सूची में इन प्रयोगों का असर भी देखने को मिला है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, दूसरी सूची में हमने देखा प्रयोगशाला मध्य प्रदेश को अब कह सकते हैं हम बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। तो ये भी कहें कि आने वाले जो समय में और भी राज्य है उनमें भी ये प्रयोग दिखाई देगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं ऋतु, और काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं कहूंगा और प्रयोग कहूंगा। अब देखिए 2 लिस्टें बीजेपी की अब तक जारी हुई हैं। पहली लिस्ट, सबसे पहले एक तो कांग्रेस से भी बाजी मारते हुए बीजेपी ने पहला प्रयोग तब किया जब उसने सबसे पहले सूची जारी की। बड़े आश्चर्य से देखा गया, क्योंकि ये बीजेपी का ट्रेडिशन मध्य प्रदेश में नहीं रहा है। फिर दूसरी बात, ये जो दूसरी लिस्ट आई इसने तो बड़ा धमाका कर दिया। आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े हिल गए, क्योंकि इस सूची में जो नाम थे वो सारे वो नाम थे जो मध्य प्रदेश के दिग्गज चेहरे हैं और जिनको टॉप लेवल पर जो पद हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करिए, उन पदों पर भी वो एक दावेदार के तौर पर हमेशा देखे जाते रहे हैं। तो आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करिए, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जी, इन तमाम लोगों को टिकट मिलना और इसके साथ आधा दर्जन सांसदों को टिकट देना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयोग के एक बड़े लेवल पर जा रही है। और जैसा आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मंजर राजस्थान में देखने को मिलेगा और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं शरद जी कि आने वाले समय में और भी राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। मनोज जी का रुख करते हैं, क्योंकि लगातार वो क्षेत्रों के दौरे भी कर रहे हैं। जिस तरह से यात्राएं आगे बढ़ रही है उस तरह से मनोज जी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और तमाम क्षेत्रों को भी कवर कर रहे हैं। वहां की हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से प्रयोगशाला बीजेपी का मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, कई क्षेत्रों में आप जा रहे हैं और इन प्रयोगों का असर कितना देखने को मिलेगा ये तो चुनावी परिणाम ही स्पष्ट करेंगे, लेकिन कुछ प्रभाव डालने की कोशिश तो जरूर की गई है।
देखिए, लगातार आप सत्ता में रहते हैं तो कुछ बीमारियां साथ आ जाती है। ये सभी दल पर लागू होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो इन तमाम सारी चीजों पर काम करता, हार से भी सबक लेता है और जीत से भी समीक्षा करता है कि आखिर इतनी बड़ी जीत हुई तो फिर कैसे हुई। तो सबक भी है, समीक्षा भी है, और उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव, जिसमें जिसकी तरफ शरद जी भी इशारा कर रहे थे। कुछ नए प्रयोग देखने को मिले, लेकिन आदर्श संगठन के रूप में भी मध्य प्रदेश जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुशवाहा ठाकरे के समय से मध्य प्रदेश के संगठन की एक अलग भूमिका रही है। बल्कि ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज स्थान पाया, प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं रहे हैं, काम किया उन्होंने। तो मध्य प्रदेश एक ऐसी भूमि है, उर्वरा भूमि, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है। इसलिए नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं, और जिन प्रयोग के जरिए यहाँ सफल होते हैं उनका असर अन्य राज्यों में दिखाई देता है। आज भी हम देख रहे हैं 50 लोग पहुंचे हुए, तो ये सब वही तो है जो प्रयोग के जरिए मध्य प्रदेश से पहले दूसरे स्टेट में गए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और वहां के बाद अब मध्य प्रदेश में पहुंच गए। तो ये सब उन्हीं प्रयोगों की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो ताजी बात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी सूची में देखने को मिला, आने वाली जो तीसरी सूची 30 सितंबर के आसपास, उसमें भी कुछ नए प्रयोग देखने को मिलने वाले। आप आश्चर्य करेंगे और ये समझ आएगा क्या समाज से जुड़े लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी मौका देना चाहती है। तो मैं एक इशारा भी कर रहा हूं। तो ये बड़ी चीजें हैं। उन प्रयोग को अब अन्य राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी होते हुए दिखाई देगा। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं जिस तरह नया सदन तैयार हुआ है, उस नए सदन में नई भूमिका में नए सांसद नजर आए, यानी युवा पीढ़ी को भरपूर मौका दिया जाए और कहा जाए कि ये है भारत, बदला हुआ भारत, नया भारत। इसलिए जो सीनियर लीडर हैं उनको विधानसभा का मौका भी दिया गया है, उनके पास अनुभव है, और अनुभव का लाभ 150 का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि इस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए उन लोगों की जरूरत भी होगी जिनके पास एक लंबा अनुभव है। उन लोगों की जरूरत भी होगी जो क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। और ये प्रयोग यदि सफल होते हैं तो लोकसभा में आगामी दिनों में ये सब दिखाई देने वाले। बिल्कुल मनोज जी, लौटूंगी मैं आपके पास, शरद जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन जिस तरह से लिस्ट जैसे ही जारी हुई, इस लिस्ट पर बयानबाजी भी शुरू हो गई, विपक्ष की ओर से भी बयानबाजी सामने आई। दिग्विजय सिंह ने भी इस लिस्ट को लेकर कुछ कहा है, क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है, ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। और चलिए अब शरद जी का रुख कर लेते हैं। शरद जी, दिग्विजय सिंह तो साफ कह रहे हैं कि ये घबराहट की निशानी है, लेकिन सांसदों को मैदान में उतारकर हम कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव में तो असर दिखेगा, लेकिन पार्टी जिस तरह से 2024 की तैयारी भी लगातार कर रही है, उस पर भी इसका कुछ असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का अपना अधिकार है और दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं, अगर मैं उसको अपने नज़रिए से देखूं, क्योंकि उनका नज़रिया सियासी नज़रिया है, और विपक्ष के नाते मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। उनको यही बात बोलनी है कि घबराई हुई है बीजेपी की हालत ख़राब है, और देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक सतर्क बीजेपी का फैसला है, जो ये बराबर मान रही है कि कांग्रेस बहुत कड़ी टक्कर उसको दे सकती है या देने जा रही है। तो बीजेपी ने बहुत सुविचारित तरीके से, बड़े प्लानिंग से ये डिसीजन लिया है, ये फैसला लिया है कि हमें अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना है। क्योंकि ये दिग्गज जब मैदान में उतरेंगे तो न सिर्फ ये उन सीटों पर जो जिम्मेदारी, जिन सीटों की इनको मिली है, वहां पर ये अच्छे नतीजे ला सकते हैं, ऐसा बीजेपी सोचती है, बल्कि आसपास की कुछ सीटों पर भी असर डालेगी और इनके समर्थक एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेंगे। और ये कहानी ऋतु यहीं नहीं थमने वाली है, ये कहानी अभी तीसरी सूची में और जो शायद फाइनल सूची होगी उसमें भी हमें नजर आएगी। यानी एक एक सीट पर, एक एक इंच के संघर्ष पर यह कहानी आगे बढ़ रही है। और मजेदार बात यह है कि जब कांग्रेस की सूचियां आनी शुरू होंगी तब इसी तरह की प्रतिक्रिया भी हमारी होगी, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त टक्कर देंगे। तो दोनों तरफ से बहुत प्लानिंग के साथ चीजें आगे प्लेस पे, जैसे शतरंज की बिसात पर आप एक एक मोहरा बहुत सोच कर चलते हैं, इस समय बीजेपी और कांग्रेस उसी पोजीशन में है, शतरंज के खिलाड़ी हैं दोनों। बिल्कुल, और एक तरफ के खिलाड़ी तो शरद जी धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तब देखना है दिलचस्प होगा कि आखिर किसका सामना कौन करने वाला है। बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, बीजेपी ने दूसरी सूची में इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सूची के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि चुनाव लड़ने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से वो चुनाव लड़ा रहे हैं, अब गली गली घूमकर
वोट मांगेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे 80 से 90 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, मेरा फोकस उन सीटों पर रहेगा और सरकार बनाने के लिए काम भी करूंगा। कार्यकर्ताओं ने 1 लाख वोटों से जीत का टारगेट रखा है, जीत बीजेपी की ही होगी। मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूं, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का, ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगू, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। आपने कार्यकर्ताओं से अनुमति मांगी बाहर जाने की भी? कम से कम 80-90 सीटें हैं जहां मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूं और अभी भी जा रहा हूं, जाऊंगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। लगभग 160 के आसपास। तो इंदौर एक सीट के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बयान को तो आपने सुन लिया। अब सुनिए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने कहा, मैं तो काम में लगा था, सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। कैलाश जी ने नहीं कहा कि चुनाव लड़ना नहीं चाहता। संगठन में जो नेतृत्व काम देता है, सोच समझकर काम देता है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का निर्णय सभी स्वीकार करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जिसको कहेगा वो उतरेगा। बयान भी सुन लीजिए। नहीं, कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता सर। और देखिए, संगठन में हमारा नेतृत्व जो निर्णय देता है या जो काम देता है, वो सोच समझ करके संगठन निर्णय करता है। संगठन का निर्णय सर्वोधार्य है और इसको सभी स्वीकार करते हैं। और इस पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। इंदौर से संवाददाता पीयूष पारे भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले शरद जी का रुख कर लेते हैं। शरद जी, लिस्ट आई, लिस्ट ने सभी को चौंकाया, ना सिर्फ हम सभी को बल्कि उनको भी जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल थे। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मेरा भी माइंडसेट नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा माइंडसेट था कि मुझे चुनाव लड़ाना है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं उनकी 2 बातों पर ठिठक गया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मुझे चुनाव जिताएंगे और मुझे सरकार बनानी है। यानी कैलाश विजयवर्गीय जी ये जो बात कह रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने कद का भी बड़ी राजनीतिक चातुर्य से बखान कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि 10 साल से तो मैं कोच की भूमिका में था, मैं प्लेयर तैयार कर रहा था, यानी चुनाव जिताने का काम कर रहा था, और इस माइंडसेट में था ही नहीं कि मुझे भी एक प्रत्याशी की तरह चुनाव में उतरना पड़ेगा और गली गली जाकर मैं वोट मांगूंगा। तो एक तरह से उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि मैं वोट मांगूंगा नहीं, ये काम तो कार्यकर्ताओं ने करने की बात मुझसे कही है। और ये कार्यकर्ता मुझसे ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख से अधिक मतों से आप जीतेंगे। तो मेरी भूमिका तो मालवा में और निमाड़ में अलग अलग जगह जाकर जिताने की है कि मुझे तो सरकार बनानी है। यानी कमोबेश उन्होंने ये कह के ये बताने की कोशिश की है कि चुनाव लड़ जरूर रहा हूं, क्योंकि पार्टी का एक सिपाही हूं, जो दायित्व दिया गया है उसे पूरा करूंगा, लेकिन मेरी भूमिका यही नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं एक प्रत्याशी की तरह अपने विधानसभा 1 में, इंदौर 1 में घिर कर रह जाऊंगा और यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं यहां से बाहर निकलूंगा, 70-80 सीटों तक पहुंचूंगा और चुनाव जिताने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे सरकार बनानी है। ऋतु, बिल्कुल शरद जी, और इसी पर इंदौर का क्या कुछ माहौल है हम वो भी समझने की कोशिश करते हैं। संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या कुछ सरगर्मियां आप इंदौर में देख पा रहे हैं? जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई, सभी चौंके, हालांकि जो कार्यकर्ता उनमें भारी उत्साह है और इस बार तो कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी भी दी गई। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा है कि कार्यकर्ता उन्हें चुनाव जिताएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के नाम का ऐलान हुआ है, ये इलेक्शन अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। अब विधानसभा 1 मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक हो चुकी है और आपने देखा है कि जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार वे एक्टिव मोड में नजर भी आ रहे हैं और कल से उन्होंने इलेक्शंस को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन जैसा शरद जी ने कहा है कि एक तरफ वे चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि वे घर घर जाकर वोट मांगने के मूड में नहीं थे। पार्टी ने आदेश दिया है तो उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्साह जबरदस्त है। विधानसभा 1 की हम लोग बात करें तो कई ऐसे नेता थे जो पिछले कई लंबे समय से
कहीं ना कहीं संगठन से नाराज थे या कुछ चीजों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही थी। वे नेता भी अब घर से निकले हैं। जो कल सभाएं देर शाम को हुई, उन सभाओं में बीजेपी के पुराने चेहरों को भी देखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव काफी दिलचस्प होगा, लेकिन कड़ा मुकाबला भी होगा, क्योंकि संजय शुक्ला भी अपने आप में एक जो है वो मजबूत नेता है। कांग्रेस में पिछले 5 सालों से लगातार इस विधानसभा सीट पर वे काम भी कर रहे हैं। तो चुनाव तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैदान में कैलाश विजयवर्गीय है और सामने संभवतः संजय शुक्ला होंगे। जी बिल्कुल, चुनाव बेहद दिलचस्प होगा पीयूष, लेकिन उसका सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे। मनोज जी आपका भी शुक्रिया। शरद जी आप बने रहिएगा। तो देखिए, चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज तो अब उतर गए हैं, लेकिन दूसरी सूची के बाद जो आने वाली सूचियां होंगी वो कितना चौंकाएंगे और उनमें क्या कुछ प्रयोग मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य चुनावी राज्यों में किया जाएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इंदौर 1 से जहां कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है, तो न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के कई रीजन में अब दिग्गज मैदान में उतरेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।